हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। मेहनत कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर हो गया, अपनी हेल्थ को लेकर हो गया। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्यार स्प्रेड कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपके चेतन भैया आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स लेकर, जो कि आपको बढ़िया तरीके से और बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हो। बस आप लोगों का एक ही काम है, आप लोग रिवीजन करते रहना और प्लस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट मेकिंग कर लेना। ठीक है, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, बट जैसे जैसे मेरा लेक्चर चल रहा है वैसे वैसे वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। साथ में अपनी बुक्स को भी ओपन करके रखिए, जिससे कि आप बुक्स के साथ रिलेट कर सको। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बुक्स में जाके पढ़िए और उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिए। ठीक है, मैं इस चैप्टर के एंडिंग में क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का काम बस एक ही है, यस, रिविजन और प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, आपके चेतन भैया आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी आप पता चले कि नॉलेज क्या होती है। और नॉलेज स्प्रेड करने से आपकी नॉलेज हमेशा इंक्रीज होती है। प्लस हम लोगों ने बचपन में सीखा ही है, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, मुझे और मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, इससे आपके चेतन भैया खुश होते हैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, भले ही मैं आपके साथ बहुत कम रहता हूँ, बहुत ही कम वीडियोस ला रहा हूँ, लेकिन जल्द जल्द में क्या जल्दी जल्दी क्या करूंगा, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, विद टाइम मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। बस आप बने रहिए और मोटिवेट करते रहिए मुझे भी और खुद को भी। ठीक है, चलिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, उसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले। फुल चैप्टर का पूरा डिटेल एनालाइज कर रखा है मैंने, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग चैप्टर की बुक्स खोले, अपने बुक्स खोले डीपी की, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पेज है उस पर आपको स्टोरी दे रखी है। इस स्टोरी के अंदर हरियाणा के इलेक्शन इलेक्शन के जो हो रखे थे 1987 में, उसमें चौधरी देवीलाल जो खड़े थे उनके बारे में दे रखा है। चौधरी देवीलाल हरियाणा इलेक्शन में खड़े थे, हरियाणा स्टेट इलेक्शन 1987 में, और उनके पार्टी का मुद्दा क्या था? न्याय युद्ध। सबके मोटोज होते हैं, है कि नहीं? कांग्रेस हो गया, बीजेपी पार्टी हो गई, या फिर कोई भी पार्टी हो गई, राइट, आम आदमी पार्टी एंड ऑल, सबके कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है जो जिसको लेकर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, राइट। वैसे ये पार्टी का इन्होंने अपना मुद्दा जो है वो रखा था, प्रॉमिस टू वेव ऑफ द लोन्स ऑफ फार्मर्स। तो बेसिकली जो फार्मर्स के ऊपर लोन्स थे उसको वेव ऑफ करने का इन्होंने ठान रखा था कि भाई इलेक्शन जीत गए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फार्मर्स के ऊपर लोन्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। और प्लस वो जीत भी जाते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं, और देवीलाल जी जो है वो क्या हो जाता है, सीएम बन के आ जाता है। तो ये पूरा जो स्टोरी है, ठीक है, इसमें हमारे को देखना क्या है, सीखना क्या है? यस, इलेक्शन की क्या जरूरत है, इलेक्शन की क्या है, इलेक्शन कैसे खड़े होते हैं, कैसे वोटर्स तैयार होते हैं, कैसे कैंडिडेट्स तैयार होते हैं और वोट्स करते हैं, क्या जरूरत होती है वोटर्स को कि जाके वो वोट करें, डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, ये सारा जो टॉपिक्स है ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बस बने रहिए, और मैं जैसा पहले कह चुका हूं कि नोट्स बनाते रहना। ठीक है, सो इलेक्शन, ये पूरी स्टोरी से हमारे को पता चलता है कि इलेक्शन क्या रोल प्ले करता है, हमें ये जानना है इस चैप्टर में। सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन हमें जरूरत क्यों है? इमेजिन कीजिए कि हमारी कंट्री में इलेक्शन ही नहीं है। भले ही हमारी कंट्री डेमोक्रेसी में है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मतलब हमारे लिए जो लॉ बना रहे हैं उनको हमने ही इलेक्ट किया हुआ है, वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे जाके, राइट। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन ही नहीं हुए तो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे कैसे, राइट? तैयार कैसे होंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव को तैयार कैसे करेंगे? क्या रिप्रेजेंटेटिव्स को लाने के लिए विदाउट इलेक्शन भी काम चल जाएगा? हम लोग इलेक्शन के अलावा भी कोई ऑप्शंस है हमारे पास? कोई दूसरा सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को बचाए रख सकता है इलेक्शन के अलावा? तो इसका सॉल्यूशन, इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही है, इलेक्शन। आप इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो वोटर्स के पास क्या चीजें आ जाती हैं, क्या ऐसे फैसिलिटीज होती है या चॉइसेस होती है जो वोटर्स के पास होती है? तो पहला जो है, वोटर्स कैन मेक मेनी चॉइसेस, उसमें से पहली चॉइस जो वोटर कर सकता है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। वोटर्स के पास एक पावर आ जाती है कि वो चूज कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा और कौन हमारे लिए लॉ बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। गवर्नमेंट बनाएगा कौन, और हमारे लिए जो मेजर डिसीजंस है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब के ऊपर कौन डिसीजन लेगा?
कौन फैसले सुनाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन लॉ बनाएगा, कौन सरकार चलाएगा, ये फैसला भी वोटर्स के पास होता है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। मतलब हम लोगों के पास या वोटर्स के पास वो पावर होती है, चूज करने की एबिलिटी होती है कि हम लोग डिसाइड कर सके कि कौन हमारी पॉलिसीज बनाएगा, कौन गवर्नमेंट को गाइड करेगा और लॉ मेकिंग में हेल्प करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे देखें हम लोग, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती है? दोनों ही कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इलेक्शन क्या रोल प्ले करते हैं और इलेक्शन को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट पॉइंट ही देख लीजिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बेसिकली हमें समझना पड़ेगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है एबिलिटी टू चूज। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाना है तो पता कैसे चलेगा कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है? तो पहला है एबिलिटी टू चूज। हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम लोग चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो भी कैसे? वन वोट वन वैल्यू। हर पर्सन की, हर एक पर्सन की एक वोट पे एक ही वैल्यू होगी। राइट? ओके, नेक्स्ट जो चीज है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अगर सपोज मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और आप लोगों को बोला गया कि भाई वोट कीजिए, पूरे देश को बोला गया वोट कीजिए, वो किसको वोट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है मुझे करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन, मतलब उनके लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। राइट? लेकिन जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसमें आपको वो एबिलिटी मिल जाती है, वो पावर मिल जाती है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स है, आप उसमें से कोई एक चूज कर सकते हो जो कैपेबल है, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। राइट? तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपको प्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इमेजिन कीजिए मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया 20-30 साल, तो इमेजिन कीजिए देश का क्या होगा। राइट? एक समय आएगा जहां पे मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। राइट? तो वो ना हो, इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स पर क्या होने चाहिए? रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। और इलेक्शंस भी कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर मैनर्स में होने चाहिए। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होके आ रहा है, इलेक्ट होके आ रहा है, उसी को आप क्या बनाओगे? रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे। उसी को आप लोग जिताओ, मतलब लाइक वही इलेक्ट होके आना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इमेजिन कीजिए आप लोग चाहते हो कि चेतन भैया प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन दूसरे जो पार्टीज है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे? मुझे ना बनाकर किसी और को बना देंगे। तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ? नहीं ना। आप लोग चाहते हो चेतन भैया बनना चाहिए तो चेतन भैया ही बनेंगे। राइट? चलिए आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्या मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाते हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? अब पॉलिटिकल कंपटीशन हम लोग आगे देखेंगे कि एक कैंडिडेट नहीं होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। राइट? हम लोग अभी मैंने बोला कि चॉइसेस होती है वोटर्स के पास। राइट? एक नहीं होता, अगर एक ही हुआ तो वही जीतेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। राइट? अगर हम लोग बात करें कोरिया की, तो कोरिया में एक ही चॉइस है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बार बार वही आएंगे। लेकिन अगर बात करें डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, तो आपके पास चॉइसेस होती है, वोटर के पास चॉइस होती है। राइट? तो ये जो कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है, क्या ये अच्छी बात है? ये हम लोग देखते हैं। अब इसके फायदे भी है और नुकसान भी है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हम पहले मेरिट्स देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। अब कंपटीशन जब होगा तो क्या होगा? लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू टोरमेन द इन पावर और रिमेन इन पावर, सॉरी, टू रिमेन इन पावर। मैं इसको चेंज कर देता हूं, टोरमेन हो गया। ओके, सो टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। मतलब अगर आपको पावर में रहना है या फिर आपको इलेक्शन वापस जीतना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो आपको इलेक्शन में वापस जिताएंगे नहीं। समझ में आ रही बात? सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज रिवॉर्ड फॉर सर्विंग एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अगर आप लोग अच्छे से सर्विस दे रहे हो, ठीक है, आप लोगों की जो नीडी पीपल है या फिर आपके आजू बाजू जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पूरे फुलफिल कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप इलेक्शन में वापस आओगे, आप लोग बने रहोगे उस सीट पर। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, पब्लिक डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हो, लॉज जो है वो, लॉज एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं, तो आपको सरकार गिरानी पड़ेगी या गिर जाएगी। अगली बार इलेक्शन में आपको वोट्स नहीं मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, उनको जोश देता रहता है कि नहीं? पॉलिटिशियंस को जोश देता रहता है कि आप काम करिए, अगर आप काम करोगे तो इलेक्शन में आओगे। राइट? अगले इलेक्शन में भी आप जीतोगे। राइट? लेकिन इसी के साथ साथ डीमेरिट्स भी आते हैं। वो डीमेरिट्स क्या है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म। मतलब क्या है? अगर दो पार्टी कैंडिडेट्स है, दो या तीन कैंडिडेट्स है, तो ये सब ऑपोजिशन में होंगे अपने आप सबके। राइट? एक पूरी कंट्री जो यूनाइटेड है, उसमें दो कैंडिडेट एक दूसरे के ऑपोजिशन में है।
राइट? तो डिसयूनिटी वाली जो फीलिंग है, सेंस जो है वो क्रिएट करता है। पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, वोट्स कम करने के लिए, वोट जीत लेने के लिए ये बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, एक लंबी पॉलिसी नहीं आ सकती है, 5 साल बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ये एक चीज हो सकता है। नेक्स्ट, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर द अरीना, दिस अरीना। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पैर ही नहीं रखना चाहते, क्योंकि मनी, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए मनी लगती है, वोट्स को क्या बोलते हैं, वोटर्स के तक पहुंचने के लिए जो मनी लगती है, प्लस सपोर्ट जो चाहिए होता है, वो सारी चीजें कभी कभी क्या होता है इन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो ये लोग दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, और आए दिन हमारे को इतना सब कुछ सुनने को मिलता है, सिस्टम ये है, सिस्टम वो है, ऐसा सिस्टम है, ईवीएम के मशीन के साथ छेड़छाड़ी और ये सब। तो जो अच्छे लोग हैं वो बहुत डर जाते हैं इसमें कदम रखने से, ये डीमेरिट है, और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी ये सारी चीजें होती है, राइट? चलिए आगे, व्हाट इज आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? तो बेसिकली हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शन है क्या, एक्चुअली चलता कैसे? तो लोकसभा हो गया या विधानसभा हो गया, तो ये दोनों में सेम काम करता है। अब दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हो गया या बाय इलेक्शन हो गया, सेम प्रोसेस कंसिडर वो किया जाता है। जनरल इलेक्शन मतलब बेसिकली जो इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स के बाद आता है, 5 साल 6 साल बाद, जो मतलब जैसा जो टाइम पीरियड है, जैसे 5 साल का होता है, राइट? और बाय इलेक्शन मतलब अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो तुरंत इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है? और वो जैसे कि वैकेंट मतलब वैकेंट, सपोज किसी की डेथ हो गई है, किसी मिनिस्टर के रेजिग्नेशन दे दिया है, या क्रिमिनल चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, तो वो सीट किसी ना किसी की मेजोरिटी अगर नहीं ला रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वो जो वो सीट है वो जो है वो क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, और उसको फुलफिल करने के लिए बाय इलेक्शन रखे जाते हैं। ओके, अब इलेक्शन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है क्या? अगर मैं बात करूं इंडिया, इंडिया में 28 स्टेट्स है, उसमें से कोई एक स्टेट ले लेता हूं, जैसे कि महाराष्ट्र ले लिया मैंने। अब महाराष्ट्र ले लिया, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे। ये जो महाराष्ट्र है पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएगा, फिर यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएगा, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएगा। इसे बोलता है इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूंसीज, बेसिकली जहाँ पर इलेक्शंस कंसिडर किए जाते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है? एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वोटर लिविंग इन दैट एरिया इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इस एरिया में रहने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा, वैसे ही इस एरिया में रहने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूंसीज। हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है? 543 प्लस 2, ठीक है? और यही सेम जो है सिस्टम वो कहा होता है इन केस ऑफ स्टेट इलेक्शंस। ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्टेड लीडर्स आर नोन एज एमएलए। एग्जांपल हरियाणा में लोकदल आती है 60 सीट के साथ, 76 या 66 सीट के साथ आ जाती है, राइट? तो वो बेसिकली क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्ट होकर आए हुए हैं, राइट? और पूरे इंडिया की बात करें 543। ओके, चलिए आगे चलता है। अब इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है, दैट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब क्या होता है, अगर सपोज कोई पिछड़ा इलाका है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट खड़ा होगा, राइट, वो एससी का ही होगा। उनके लिए वैकेंसीज होती है, स्पेसिफिक रिजर्वेशन होता है, बेसिकली रिजर्वेशन होता है, किसी किसी जगह पर रिजर्वेशन होता है। तो वीकर सेक्शन जो होता है वो नहीं स्टैंड कर सकता, गुड मतलब गुड एक कैंडिडेट है जो जनरल कैंडिडेट है या फिर जो ऑलरेडी कैंडिडेट है उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, वीकर सेक्शन के लिए वो रिजर्व रखता है सीट, कि वहां पर कैंडिडेट जाके खड़ा हो सकता है और इलेक्शन के लिए लड़ सकता है, मतलब बेसिकली नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है और बाकी चीजें कर सकता है, एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है वहां पर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट्स के कारण ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया वहां पर कि भाई यहाँ से अगर खड़ा होगा तो ये शेड्यूल कास्ट वाला ही पर्सन खड़ा होगा। तो कुछ पार्टीज क्या करती है, अपने पार्टीज के अंदर ही शेड्यूल कास्ट के पर्सन रख लेती है, उस इलाके से उनको लेकर आ जाती है, अपने पार्टीज में लेकर आती है, जिससे कि वो उस पार्टी की तौर से, उस पार्टी की ओर से वहां पर इलेक्शन लड़ सके, ठीक है? ओके, अभी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन लोकसभा, तो रिजर्वेशन जो है एससी को भी है, एसटी को भी है, और प्लस अभी वुमेन्स को भी है। तो ये रिजर्वेशन जो है पहले सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित था, लेकिन अब जो है लोकल लेवल्स पर भी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर, पंचायत और अदर लोकल बॉडीज में भी ये रिजर्वेशन लाया गया है। 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए, ठीक है? रूरल और अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट्स है वहाँ पर, अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 84 सीट्स है, अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 47 सीट्स रिजर्व रहती हैं। और ये 2012 के डाटा के हिसाब से, 1 सितंबर 2012 में डाटा आया था, उस हिसाब से ये डाटा दे रखा है मैंने। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड होगी, तो अब ऐसा कौन सा बंदा है जो जाके वोट दे सकता है, राइट? तो उसके लिए तैयार होता है वोटर लिस्ट। अब कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो चुकी है, तो अब कौन वोट करेगा ये डिसाइड होता है इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। ऐसी लिस्ट
जो जिसके अंदर जो पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए उनके नाम होते हैं, लिस्ट ऑफ द पर्सन एलिजिबल टू वोट। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि 18 एंड अबव वोट दे सकते हैं, उसके बेसिस पर प्लस वन वोट वन वैल्यू उसमें कंसिडर की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वोट देने से मनाही होती है, डिनाई किया जाता है उन्हें, जैसे कि कुछ क्रिमिनल्स हो गए। पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड टू द राइट ऑफ वोट टू वोट। ठीक है, तो बेसिकली जो डिनाई किया जाता है, उनका राइट ऑफ वोट छीन लिया जाता है क्रिमिनल्स का, कुछ क्रिमिनल्स का, और कुछ अनसाउंड माइंड जो पीपल होते हैं उनका, वो क्या कर लेता है, वोट जो राइट टू वोट है वो खींच लेता है या डिनाई कर देते हैं उन्हें। नेक्स्ट, आप जब इलेक्शन के लिए जा रहे हो तो आपके पास इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड जो है वो होना चाहिए, और प्लस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के। ओके, अब ये तो बात होगी वोटर की। लेकिन जो बंदा इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटर खड़ा हो रहा है या कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उसको क्या करना है, वो नॉमिनेशन कैसे भरेगा अपना, या फिर वो कैसे नॉमिनेट होगा। ठीक है, तो एनीवन हु कैन वोट कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो जो भी वोट दे रहा है वो सब एलिजिबल है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। डिफरेंस बस एक ही है, एज का। वोटर जो है वो 18 एंड 18 अबव होते हैं, और कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, दैट इज 25 एंड 25 अबव। राइट, इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज जो भी वोट कर रहा है वो सब क्या है, कंटेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, उनको टिकट होनी चाहिए उनके पास, नॉमिनेशन फॉर्म भरना आना, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। अब जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो कैंडिडेट हैव टू मेक लीगल डिक्लेरेशंस, तो कुछ लीगल डिक्लेरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट अगर है तो फिर क्या होगा, उसका डिनाई कर दिया जाएगा। हाँ, अगर वो गारंटी देता है कि कुछ छोटा मोटा केसेस है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर रिजल्ट वो चेक करेंगे और उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी उसके पास है वो सारी चीजें की डिटेल उसको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मैटर करती है, वो एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपको लीगल डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए। राइट, सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो देश की भलाई करना चाहता है, तो वो भी क्या कर सकता है, सोशल सर्विस करना चाहता है, या फिर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मानते हैं उसे, तो वो भी खड़ा हो सकता है। क्या पता उसका डिग्री ना हो उतनी बड़ी हाई लेवल की, अगर डिग्री सेट कर दी तो उसको पहले वो डिग्री कंप्लीट करने के चक्कर में वो सोशल वर्क नहीं कर पाएगा। राइट, तो इसलिए वो नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस तरीके से बना हुआ है। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन बहुत जरूरी है। लोगों तक पता कैसे चलेगा कि मैं खड़ा हूं कैंडिडेट, एज ए कैंडिडेट, मैं ये मेरे वादे हैं, मैं ये पूरे करूंगा, अगर आप इलेक्शन में मुझे वोट देते हो, मेरे को जिताते हो, तो ये सब कैसे पता चलेगा। तो इलेक्शन कैंपेन होता है, देख सकते हो आप, रैलीज होती है। राइट, बहुत सारी रैलीज होती है, जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर बोल रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, वो जा जाकर क्या करता है, अपने बारे में बताता है, वो क्या करेगा आफ्टर इलेक्शन, ये सारी चीजें क्या होती है, डिस्कस होती है। इलेक्शन कैंपेन को पूरा डिटेल में पढ़ता है। इट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव टू द पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर। ये ऑप्शंस देता है, जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं या कोई दूसरा बंदा खड़ा है तो हम दोनों क्या करेंगे, अपने अपने ऑप्शंस देंगे कि भाई तुमने अगर ऐसा वोट किया तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरा बंदा भी बोलेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपकी जो नीड है उस हिसाब से आपको वोट दे पाओगे। ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन द अनाउंसमेंट एंड द फाइनल लिस्ट। जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एक्सप्लोर होती है, मतलब बाहर आती है, उससे पहले और अनाउंसमेंट जब होती है उस समय, और डेट ऑफ पोलिंग जो है, उनके बीच में ये कैंपेन होता है। ठीक है, जब फाइनल लिस्ट आउट होती है कैंडिडेट की, भाई मेरा मेरा नाम है, मैं इलेक्शन के लिए इस जगह से खड़े हो रहा हूँ, वहां से लेके डेट ऑफ पोलिंग, मतलब जिस दिन हम लोग वोट करेंगे उस दिन तक आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो। अब ये क्यों करते हैं, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। जो कैंडिडेट्स है वो अपने वोटर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स, मतलब बेसिकली जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को बोल सकते हैं कि भाई आप अपने रिश्तेदारों को बताओ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो लाइक सपोर्टर्स बढ़ाने का काम जो है, मोबिलाइज करना, संख्या बढ़ाना, ये काम इससे होता है इलेक्शन कैंपेन से। ठीक है, सक्सेसफुल स्लोगन्स, कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स है, जैसे कि गरीबी हटाओ। राइट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, गरीबी हटाओ आ रहा है इधर पे, गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दिया था। उसका सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने 1977 में दिया था। लैंड टू द टिलर लेफ्ट फ्रंट ने दिया था 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द लेक्चर तेलुगुस। ठीक है, तेलुगुस। तो बेसिकली ये सारे जो है ये स्लोगन्स हैं जो दिए जाते हैं। वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो तो आपको क्या बातों का ध्यान देना है, जैसे कि जो कैंडिडेट है उसको ध्यान देना है कि नो पार्टी कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। तो पहली बात तो कोई भी वर्शिप प्लेस जो है, रिलीजन को बीच में नहीं लाना है। राइट,
जो आप इलेक्शन के लिए खड़े हो तो रिलीजन बेसिस पे नहीं लड़नी है इलेक्शंस। नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। तो आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द इलेक्शन कैंपेन। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। पता चला कि अभी इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ और अभी इलेक्शन मेरे वोटर जो है वो बहुत कम है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत एक पॉलिसी लॉन्च कर दूंगा कि भाई तुम्हारे को पता है मैं यहाँ से रोड बनाने वाला हूँ, तो रोड का काम डंपिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपका क्या शायद लिस्ट, नॉमिनेशन लिस्ट से भी, नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है उससे भी आपका नाम कट जाएगा, टिकट आपका कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन के समय आपको कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान देना है। पूलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स। तो बेसिकली अब आ जाता है नॉमिनेशन वोटर लिस्ट हो गया। देखो पर्सन खड़ा हो गया, राइट, कैंडिडेट, वोटर्स, फिर नॉमिने जो नेम है इन वोटर लिस्ट आ गया, तो ये नेम है, नेम इन वोटर लिस्ट। फिर वो वोट करेंगे, फिर पोलिंग या वोटिंग डे, जिस दिन वोटिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बैलेट पेपर से होता था पहले, वोटिंग जो है वो पेपर्स में होता था, स्टैंप लगता था और फिर वो फोल्ड करके डालना पड़ता था। अब ईवीएम मशीन आ चुके हैं। अभी ईवीएम मशीन में भी अगर आपका वोट आपको चेक करना है तो एक स्क्रीन बिठाई गई है। जैसे ही आप लोग अपना वोट कास्ट करते हो तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आता है कि आपने किसे वोट किया हुआ है, वो पेपर कट होता है वहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये कैसे करना है, तो पूलिंग बूथ पे जाके करना है। पूलिंग बूथ कौन कौन से होते हैं, तो लोकल स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनको हायर किया जाता है और वहाँ पे जाके आप अपना सेटअप लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उस दिन वहाँ पर वोटिंग होती है। उसमें क्या-क्या होता है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्किंग होती है, ठीक है? उसके बाद फिर कास्ट किया जाता है, वोट कास्ट किया जाता है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई हो गया, आपका आइडेंटिटी चेक किया, आपको वेरीफाई किया गया, फिर आपके जाएँगे, आपको इधर पे मार्क किया जाएगा, मार्किंग के बाद फिर आप वोट कास्ट करोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें जाती हैं। हाउ कैन हाउ वन कैन इंश्योर दैट इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ फेयर वे। अब ये सब इलेक्शन हो रहा है, ये सही तरीके से हो रहा है, ये कौन इंश्योर करता है, तो वो इंश्योर करता है इलेक्शंस के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कैसे बनता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन इंश्योर करता है वो इलेक्शन जो हो रहा है फ्री एंड फेयर हो रहा है, वो कौन इंश्योर करता है। तो देखिए, अभी जैसे कि रैगिंग ऑफ बूथ हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करें हम लोग, फिर बाद में देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देन हाउ इट इज डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि डेमोक्रेटिक बन सकता है इलेक्शन, तो वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ध्यान देती है कि इलेक्शंस प्रॉपर वे में चल रहे हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, हर बंदा पॉपुलर, मतलब पूरा, पूरे जो देशवासी है वो जागरूक है और अवेयरनेस के कारण वो लोग जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं, सब अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का साइन होता है कि डेमोक्रेटिक है और पूरा प्रॉपर वे में चल रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, अगर इलेक्शन आउट हो गए, सपोज मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और मेरा नहीं आता है, तो मैं रोता नहीं बैठूंगा कि इलेक्शन रिकंडक्ट कराओ मेरा नहीं हुआ है। आपका जो रिजल्ट आउट हुआ है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्शन को डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक बनाता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब इंडियन इलेक्शन कमीशन है क्या, तो इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास एक पावर है, वो एक बॉडी है जो कि अलग है। पहले तो सवाल सबसे पहला जो उठता है इंडियन इलेक्शन कमीशन को सोच कर ही, सुनते ही, उस नाम को सुनते ही, वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस। तो बेसिकली ये इंडियन इलेक्शन कमीशन ही है जो इतना श्योरिटी देती है कि जो भी आपके इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो इतना प्योरीफाई में या फ्री एंड फेयर है, ठीक है। तो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास पावर क्या है, तो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस। हर कंडक्ट, मतलब जो भी किया जा रहा है बाहर, पार्टीज हो गया, टिकट का जो पर्सन है, टिकट गेनर पर्सन है, कैंडिडेट हो गया, उन सबके ऊपर नजर रखा रहता है, वोटर्स पर नजर रखे रहता है, ठीक है। जो ऑफिशियल है उन पर नजर रखे रहता है। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करने का काम भी करता है। इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। अब वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकता है कि आप फॉलो कीजिए गाइडलाइंस को, ठीक है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उसे कोई भी आप मतलब बोल सकते हो कि आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वो अपना जो ऑर्डर्स है, लॉ एंड ऑर्डर्स है, वो फॉलो करेगा, जो भी ऑर्डर्स है वो फॉलो करेगा। कैन ऑर्डर अ रीपोल, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो पोलिंग जो बूथ है उसके वहां पर इलेक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो वो इलेक्शन को रिकंडक्ट करा सकते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके पास क्या पावर है, तो सेम पावर एज जुडिशरी, सेम पावर एंजॉय करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो प्रेसिडेंट को जवाब देने के लिए बाधित नहीं है, वो उसको बात नहीं कर सकते कोई कि भाई तुम जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया,
राइट। और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को मुमकिन है, वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल से वो की जाती है कि कितने लोग एक्साइटेड है, कैसे एक्साइटेड है, कितने लोग वोट कर रहे हैं, ये सब जो है पार्टिसिपेशन मतलब जो है मतलब इलेक्शन को उसकी क्वालिटी बताता है कि अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शन प्योर और वो होने वाला है। और उनकी कुछ डिमांड्स है। अगर मैं बात करूं इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज की, तो इंडियंस जो है मोस्ट ऑफ देम आर पुअर। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज पोर्शन एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड। अब ये ऐसा क्यों है? यूरोपियन कंट्रीज में देखिए पूरे डेवलप्ड है और मैक्सिमम लोग रिच है, जिनको वो जिनकी नीड्स बहुत कम है और उनको गवर्नमेंट के पास जाके वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में पुअर और इलिटरेट अंडर प्रिविलेज जो पर्सन है वो लोग ज्यादा वोट करते हैं जाकर। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शंस आर वेरी हाई। जो कॉमन पर्सन है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. और जैसे जैसे डिमांड, लोगों की नीड बढ़ती जा रही है, यूथ हो गया या फिर आप बोल सकते हो हर चीज, आपका एजुकेशन फील्ड हो गया, जॉब फील्ड हो गई, तो हर जगह पर उम्मीदें बहुत बढ़ती जा रही हैं गवर्नमेंट से कि वो नया स्कीम लेके कुछ ज्यादा कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेके और जिससे उनका भला हो जाए। पुअर पर्सन या इलिटरेट पर्सन जो है, अनप्रिविलेज पर्सन है, उन लोगों का भला हो जाए। तो ये सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में और अवेयरनेस भी ज्यादा ज्यादा स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया और वो सब के थ्रू। तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो इंप्रूव होती जा रही है। अब बात आती है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो फाइनल टेस्ट होता है इलेक्शन का, वो होता है उसका आउटकम इटसेल्फ। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब वो जैसे इलेक्शन के आउटकम्स आते हैं, तो जो दोनों पार्टीज है या दो जो भी पार्टीज है, जो भी कैंडिडेट्स है, उनको वो इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा नहीं हुआ, ये सब वो सब दंगे कराऊंगा, ये सब कराऊंगा, नहीं। अगर आपको जनता नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है, अगर आपको जनता चाहती है तो चाहती है, आप इलेक्ट होके आ गए हो। राइट। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो जो रूलिंग पार्टी है वो जीत भी सकती है, हार भी सकती है, उनके काम पे डिपेंड करता है। राइट। इन द यूएस द इनकॉम्बिनेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। क्यों भाई, क्यों वो गिरेगा? उसकी सरकार ही नहीं गिरेगा, यूएसए में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर बंदा रिच पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, लीस्ट इंटरेस्टेड है। राइट। और यहां पर इंडिया में ऐसा है कि भाई पुअर पर्सन की नीड होती है और वो लोग क्या करेंगे, सरकार गिरा देंगे। अगर आपकी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उनकी जो इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस। तो इंडिया में ऐसे ही होता है कि अगर आप पसंद नहीं आए हमारे को तो नहीं आए, आप बाहर। ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नोन नो ऑन टू दी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ओके, यहाँ पे करेक्शन है, ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे नोन है वो। अगर पता चला जनता को कि आप लोग वोट्स खरीद रहे हो और या फिर क्रिमिनल कनेक्शंस हैं आपके, या तो ऑब्वियसली बात है आप हारने वाले हो इलेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफिटेड पार्टी। तो जो डिफिटेड पार्टी है वो खुद ही बोल देती है कि भाई चलो ठीक है, जो जनता बोलते हैं, जनता जनादेश जो इन्होंने कहा है वही रिजल्ट आउट होगा। अगर वो बोलते हैं कि मेरे से बेटर वो है तो वो है। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स का जो भी आपका रिजल्ट होता है आपके लाइफ में भी होता है। अगर आप कभी हार भी जाते हो, आपका मतलब कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो रिजल्ट है। हाँ, ये है कि आपका एक पेपर, एक टेस्ट, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, बट आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा हो ही नहीं रहा और आप उदास बैठे हो। लगिए, मेहनत कीजिए, उठिए और वापस लगिए, जिद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया, पहला है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू नॉट डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इलेक्शन में ऑलरेडी सेट हो रखा है, पार्टी सेट है, जो बहुत फेमस पार्टीज है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये ऑलरेडी सेट है, लेकिन अगर मेरी पार्टी आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भले ही उनका इलेक्शन का श्योर नहीं है, लेकिन वो मेजॉरिटी इंजॉय करेगी, वो अपनी पावर को मेंटेन रखेगी। लेकिन एक स्मॉलर पार्टी का वो नहीं पॉसिबल। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस, ये रेस है, इलेक्टोरल रेस, टू सिक्योर अ टिकट।
तो जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्रिमिनल जो होता है, गुंडा, वो जब इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, सामने वाला खड़ा ही नहीं हो पाता उसके सामने, कि भाई कहीं मेरे घर पे कुछ ना दिक्कत आ जाए। तो ये एक उसका चैलेंज है। दूसरा, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ फैमिलीज का नाम बन रखा है और वो बनते जा रहे हो, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और ये चलता जा रहा है। तो उनका नाम हो रखा है, वही चलता जा रहा है, भले वो कैपेबल नहीं हो ना हो। इलेक्शंस ऑफर्ड लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस। अगर मैं आगे वहां पे जाके आता हूं तो मेरे पास बहुत कम चॉइसेस आती है, राइट। मेरे पास पार्टीज नहीं होती है, कुछ मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंप्रेस्ड कंपैरिजन टू बिगर पार्टीज। कंपैरिजन है वो, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉलर पार्टीज जो है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, वो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज उनके लिए क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप लोग ये सॉल्व कीजिए। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर भी मुझे डाल सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली चेक कर लूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर चेक कर लूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को, अगर आप लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए। आपका ये पूरा चैप्टर पूरा मैंने कवर कराया है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ये टॉपिक वाइज इलेक्शंस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। आप लोग के नोट्स जो भी है, ये सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हो। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और चेतन भैया के साथ बने रहिए और ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।